तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें हम सारे बिल जो है उनको एक चार्ट में एक साथ जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो ये हम बहुत बार जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके का अगर हम चेंज जो है वो लाना चाहते हैं या किसी भी तरीके के अमेंडमेंट जो है वो करना चाहते हैं तो किसके थ्रू होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू होगी, ठीक है। तो ये सारा चार्ट है, ये आपको बताया गया कि वो बिल जो है पर्टिकुलर बिल कहां पे इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। वो सबके मैंने आपको लिखा हुआ है कि ये जो है लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। मनी बिल जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, वो रीजन जो है वो मैं आपको पहले जो है वो बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल बिल, वो भी सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, फाइनेंशियल बिल 1, ठीक है। और देन है आपका फाइनेंशियल बिल 2, ये आपका ये दोनों में कहीं पे भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी हमसे, ठीक है। जो आपकी लक्ष्मीकांत है उसमें इसको बताया गया है आर्टिकल 117 क्लॉज 3, ये किसमें बताया गया है, लक्ष्मीकांत में, ठीक है। और असल में जो आपके बेयर एक्ट्स हैं उसमें बताया गया है आर्टिकल 117 क्लॉज 2, ये आपके बेयर एक्ट्स, ठीक है। तो आपको फाइनेंशियल बिल 2 को बेयर एक्ट्स के अकॉर्डिंग ही रखना है, ठीक है। तो उसका आर्टिकल जो होगा 117 क्लॉज 2 होगा, ठीक है। तो इसी को रखना है। अब वापस आते हैं हमारे इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे, ठीक है। तो वो जब मैंने आपको करवाया था, मैंने आपको बताया था कि किसी भी हाउस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस जो है वो हो सकता है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या उसके लिए चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जो है वो नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेजॉरिटी, कि उसके लिए कौन सी मेजॉरिटी जो है वो लगेगी, कि अगर किसी भी तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपकी लगेगी स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। नॉट मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है पावर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा की। यहां पे पावर्स ऑफ राज्यसभा और लोकसभा जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है। वो किस तरीके से होती है कि अगर कोई बिल मान लो किसी एक हाउस में प्रेजेंट हुआ, ठीक है, मान लो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो लोकसभा उसको चाहे तो वो रिजेक्ट कर दे, ठीक है। और अगर वो बिल को रिजेक्ट कर देती है तो वो बिल जो है वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। वहीं मान लो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, सेकंड हाउस में जाएगा राज्यसभा में, तो राज्यसभा चाहे तो उस बिल को रिजेक्ट कर सकती है और साथ ही में वो बिल जो होगा वो आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा जैसे ही उसने रिजेक्ट कर दिया बिल को, ठीक है। तो जब दोनों ने बिल रिजेक्ट करने पे बिल जो है वो खत्म हो रहा है तो वहां पे डेडलॉक की सिचुएशन जो है वो नहीं बनती, ठीक है। तो वहां पे डेडलॉक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में डेडलॉक जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होते हैं उनकी पावर्स क्या होती हैं, तो प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे एक और एक ही पावर होती है कि वो बाउंड होते हैं कि उनको अपना एसेंट जो है वो यहाँ पे देना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेट बिल कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके का चेंज जो है वो करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या जो है प्रोसीजर जो है वो रहेगा और कौन सी मेजॉरिटी होगी, क्या रिकमेंडेशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है, डेडलॉक होगा या फिर नहीं होगा। अब देखते हैं ऑर्डिनरी बिल की सिचुएशन में, ऑर्डिनरी बिल के केस में। तो जैसे ये जो है ये आपका दोनों हाउसेस में प्रेजेंट हो रहा था तो ये भी दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस जो है वो हो सकता है, ठीक है। लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। अब क्या इसके लिए रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो यहां पे रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो नहीं चाहिए, लेकिन एक केस होता है जब रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो है उसकी जरूरत होती है, एक्सेप्ट आर्टिकल 3, ठीक है। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऑल ऑफ द केसेस में इसमें ऑर्डिनरी बिल में रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो नहीं चाहिए होती। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट पहले रिकमेंड करे कि इस तरीके का बिल जो है वो लेके आओ, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में जो है रिकमेंड करते हैं, ना ही यहां पे रिकमेंड करते हैं ऑर्डिनरी बिल के केस में, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ एक केस होता है जब आर्टिकल 3 में कुछ भी चेंजेस जो है वो करने हो। आर्टिकल 3 क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो जब भी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो है वो करनी है तब वहां पे रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो चाहिए होगी, अदरवाइज रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं चाहिए होती ऑर्डिनरी बिल के केस में, ठीक है। तो 107 जो होता है वो आपके ऑर्डिनरी बिल के अंदर आता है, ठीक है। अब देखते हैं मेजॉरिटी जो है वो इसके लिए कौन सी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ये जो है सिंपल मेजॉरिटी के साथ वो बिल जो है वो पास किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये बिल जो है पावर्स लोकसभा और राज्यसभा की यहाँ पे इक्वलेंट होती है, ठीक है। पावर यहाँ पे इक्वल होती है। अगर लोकसभा चाहे, ठीक है, तो वो चाहे तो इस बिल को पास नहीं भी कर सकती, लेकिन अगर जो है वो लोकसभा जो है
या कहीं पे भी, ठीक है, मान लो लोकसभा में बिल जो है वो पास हुआ, ठीक है, देन वो सेकंड हाउस में जाएगा आपके राज्यसभा में। राज्यसभा चाहे तो उसको पास नहीं कर सकता या कुछ रिकमेंडेशन जो है वो दे सकता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इस केस में डेडलॉक की सिचुएशन जो है वो बन जाएगी, ठीक है। अब डेडलॉक की सिचुएशन जो है वो 3 केसेस में बनती है। सबसे पहले कि एक हाउस ने पास कर दिया बिल और दूसरे हाउस ने बिल पास नहीं किया। मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, तब डेडलॉक बन जाएगा, ठीक है। डेडलॉक आता है आपका आर्टिकल 108 के तहत। सॉरी, जब डेडलॉक बनता है, जब ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, वो बुलाई जाती है आपकी आर्टिकल 108 के तहत। ज्वाइंट सिटिंग जो है वो बुलाई जाएगी जब भी डेडलॉक होगा। डेडलॉक की 3 कंडीशंस होंगी। सबसे पहली मैंने आपको बता दी कि एक हाउस ने बिल पास कर दिया, दूसरे ने पास नहीं किया, तब डेडलॉक हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, वन हाउस पासेस द बिल, अदर हाउस डिडंट एक्ट ऑन इट फॉर 6 मंथ्स, कि एक हाउस ने बिल जो है पास कर दिया, दूसरे हाउस ने 6 महीने तक जो है उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं दिया, ना तो उसको पास किया ना ही उसको वापस भेजा, ठीक है। तो 6 महीने तक नहीं भेजा, तब क्या होगा, डेडलॉक की सिचुएशन बन जाएगी। तो ज्वाइंट सिटिंग जो है वो बुलाई जाएगी। प्रिसाइड कौन करेंगे, इसको स्पीकर करेंगे, ठीक है। वो स्टोरी मैंने बता दी है कि स्पीकर कर सकते हैं, वाइस चेयरमैन कर सकते हैं और डेप्टी स्पीकर, स्पीकर कर सकते हैं, डेप्टी स्पीकर कर सकते हैं और डेप्यूटी चेयरमैन कर सकते हैं, ठीक है। इन एनी केस जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होंगे या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे, वो कभी भी इसको प्रिसाइड जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है। रीजन बीइंग कि वो एमपी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेडलॉक की सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होती है, वन हाउस पासेस द बिल एंड अदर हाउस प्रपोजेस सम अमेंडमेंट व्हिच आर नॉट एक्सेप्टेड टू द फर्स्ट हाउस, कि पहले हाउस ने, राज्यसभा ने, लोकसभा ने मान लो एक बिल पास किया, राज्यसभा ने बोला कि इसके अंदर ये वाली अमेंडमेंट जो है वो आप कर दो, ये चेंजेस इसमें कर दो, लेकिन फर्स्ट हाउस कह रहा है कि हम वो चेंजेस जो है वो हम नहीं करेंगे, तब भी डेडलॉक की सिचुएशन जो है वो बन जाएगी। अब यहाँ पे बच्चों को एक और कंफ्यूजन होती है कि जब डेडलॉक हो गया तो सारे मिलके बैठेंगे, ठीक है, 545 आपके राज्यसभा के और लोकसभा के 245, ठीक है, ये मिलके बैठेंगे, तो इनकी वोटिंग जो है वो तो स्पेशल मेजॉरिटी से होनी चाहिए क्योंकि सभी मिलके बैठ रहे हैं, ठीक है। तो वो जो वोटिंग जो होती है वो स्पेशल मेजॉरिटी से नहीं होती, सिंपल मेजॉरिटी से वो वोटिंग जो है वो पास की जाती है। और ऑब्वियसली क्योंकि इनके मेंबर्स जो है वो ज्यादा होते हैं, तो ज्यादातर बिल जो है वो जो आपकी लोकसभा होती है उन्हीं की वो करती है, उन्हीं की बिल जो है वो ज्यादातर प्रिसाइड करती है या उन्हीं की बिल जो है वो ज्यादातर चलती है, ठीक है। तो ये था आपका ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। तो इस तरीके से ज्वाइंट सेटिंग जो है वो इन 3 केसेस में ज्वाइंट सेटिंग की कंडीशन जो है वो बन जाएगी, ठीक है। अब ज्वाइंट सेटिंग हो गई, फैसला हो गया, बिल जो है देन आगे फर्दर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। आगे प्रेसिडेंट के पास अगेन 3 पावर्स है इसमें, ठीक है। या तो बिल पास कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं या अपनी वीटो जो है, वीटो की पावर जो है वो यूज कर सकते हैं कि बिल जो है अपनी पॉकेट में रख सकते हैं या बिल को ऑल टुगेदर वो रिजेक्ट कर सकते हैं या अपना एसेट जो है उसको विथहोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी होती है आपका ऑर्डिनरी बिल का केस। अब आते हैं मनी बिल का केस, ठीक है। तो मनी बिल मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 110 के तहत जो 7 प्रोविजंस आपको दी गई है, अगर उसमें जो है उस किसी भी प्रोविजन में कोई भी चीज जो है किसी बिल की वो फॉल कर जाती है, तो वो बिल जो होगा वो आपका मनी बिल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहां पे इंट्रोड्यूस होगा, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि जो लोगों का पैसा, जो मनी जो हम विड्रॉ करते हैं कहीं से भी, तो वो जो पैसा होता है वो लोगों का होता है, ठीक है। तो उसको खर्च करने का अधिकार जो होना चाहिए वो लोगों के द्वारा चुने हुए नुमाइंदों के पास ही होना चाहिए। इस वजह से ये बिल जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो होती है वो चाहिए होती है। असल में क्या होता है, प्रेसिडेंट ही पहले प्रेसिडेंट को बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा कि सर हमें जो है पैसे की जरूरत है, तो आप जो है रेकमेंड कीजिए कि एक मनी बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलती है, प्रेसिडेंट रेकमेंड करते हैं मनी बिल के लिए कि एक बिल जो है मनी बिल वो आना चाहिए, देन वो फाइनली बिल जो है वो लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो जरूरी है। सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास किया जाता है, ठीक है। राज्यसभा के पास लोकसभा के पास यहाँ पे राज्यसभा से ज्यादा पावर्स होती है। किस तरीके से, बिल जो है मान लो राज्यसभा में लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा, सबसे पहले तो मेन पावर तो यहाँ पे होगी। दूसरा, वो बिल जो है राज्यसभा जो है उसको उस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसको उस बिल को पास ही करना पड़ता है, ठीक है। अगर वो बिल जो है राज्यसभा 14 दिन तक अपने पास रखे बैठे, ठीक है, 14 दिन से ज्यादा हो गए, 14 दिन तक का टाइम पीरियड दिया हुआ है, अगर 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा ने कोई भी उसके ऊपर जवाब जो है वो नहीं दिया, तो वो बिल जो है वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। उसके अलावा लोकसभा ने क्या किया, बिल राज्यसभा के पास भेजा, राज्यसभा ने क्या किया, उसके ऊपर अपनी कुछ रिकमेंडेशंस देगी, ठीक है। अब लोकसभा चाहे तो रिकमेंडेशंस को माने या फिर ना माने, ठीक है। तो इस वजह से लोकसभा के पास यहाँ पे राज्यसभा के कंपैरिजन में ज्यादा पावर्स होती हैं। तो इसी वजह से मनी बिल के केस में लोकसभा के पास राज्यसभा से ज्यादा पावर्स होती है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन बनाया मैंने।
ठीक है। उसके अलावा क्या डेडलॉक पॉसिबल है यहाँ पे? तो जब राज्यसभा के पास पावर्स ही नहीं है, ठीक है, वो बिल तो ऑटोमेटिकली पास हो ही जाना अगर 14 दिन से पहले उन्होंने कुछ नहीं किया तो, ठीक है। और अदरवाइज भी 14 दिन के पहले वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है, उनको बिल जो है ये बिल पास होना ही होता है, ठीक है। तो डेडलॉक की कंडीशन यहाँ पे बनती नहीं। और प्रेसिडेंट के पास जो है यहाँ पे दो पावर्स होती हैं, या तो वो अपना एसेंट दे देते हैं या अपना एसेंट जो होता है वो विदहोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जब हम प्रेजेंट कवर कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि विदहोल्ड जो है वो क्यों किया जाता है, ठीक है। मान लो पिछली सरकार जो थी वो मनी बिल लेके आई थी, लेकिन पिछली सरकार क्या हुई, डिसॉल्व हो गई, ठीक है। अब नई सरकार आई है, वो नहीं चाहती कि मनी बिल जो है वो पिछली सरकार के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो वो जो है प्रेसिडेंट को कह देते हैं कि आप जो है अपना एसेंट जो है वो विदहोल्ड कर लो और ये बिल जो है ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा और हम जो है अपना अलग से जो है मनी बिल वो लेके आएंगे, ठीक है। तो उस केस में प्रेसिडेंट जो होते हैं अपना एसेंट जो होता है वो विदहोल्ड कर लेते हैं, लेकिन ऐसा जितनी कंडीशंस बनती नहीं है। तो जनरल कंसेप्शन जो है वो यही बनी हुई है, कन्वेंशन यही बनी हुई है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं उसको एसेंट दे देते हैं। उसका रीजन एक और है कि यहां पे प्रेसिडेंट जो थे, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन पे ही ये बिल जो था वो आया था, ठीक है। और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे बिल आया था, प्रेसिडेंट बाद में खुद ही बोल दें कि मैं जो है ये बिल पे हस्ताक्षर जो है वो नहीं करूंगा, तो वो बहुत वेग सी चीज हो जाती है। इस वजह से प्रेसिडेंट इस पे जनरली अपने हस्ताक्षर जो है वो कर देते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल बिल 1 जो है नेक्स्ट हमारा, मैंने इसमें बताया था कि ये किस किस का पार्ट होता है। फाइनेंशियल बिल 1 एक मनी बिल का आर्टिकल 110 और साथ में 107 ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। तो 107 प्लस 110 जो है आर्टिकल, जो भी मनी बिल के प्रोविजन आर्टिकल 110 के तहत दिए गए हैं, अगर उनमें कोई प्रोविजन यहाँ पे आता और साथ में ऑर्डिनरी बिल का कोई भी पार्ट इसमें इंक्लूड होता तो आपका फाइनेंशियल बिल 1 जो है वो कहलाएगा, ठीक है। आर्टिकल 117 क्लॉज 1। तो ये जो है क्योंकि इसमें मनी बिल जो था वो इन्वॉल्व था, ठीक है, तो इसी वजह से ये कहां पे इंट्रोड्यूस होगा, लोगों का पैसा इन्वॉल्व था, इसी वजह से लोगों के नुमाइंदे जहां पे हैं उसी हाउस में ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो बिल इंट्रोड्यूस होगा आपका लोकसभा में। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो रिक्वायर होती है यहाँ पे, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो पहले रेकमेंड करेंगे, क्यों? क्योंकि लोगों के पैसे में से पैसा निकालना है, ठीक है। तो इस वजह से पहले प्रेसिडेंट जो है उनकी रिकमेंडेशन वो चाहिए होती है, ठीक है। जब प्रेसिडेंट बोलेंगे तभी वो बिल जो है वो आएगा, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी से बिल जो है वो पास होगा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्विवेलेंट पावर्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर राज्यसभा कुछ रिकमेंडेशन करने को बोलता है तो वो रिकमेंडेशन जो है वो होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि क्या डेडलॉक हो सकता है, तो यस डेडलॉक हो सकता है अगर ये इनकी बात जो है वो ना माने, ठीक है। मान लो लोकसभा ने बिल पास किया, राज्यसभा ने कुछ रिकमेंडेशन करने को बोला, लोकसभा ने वो रिकमेंडेशन करने से मना कर दिया, तो वो जो पीछे 3 कंडीशन यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल में मैंने आपको बताई, सेम 3 कंडीशन यहाँ पे लगती है, ठीक है। तो वो 3 कंडीशंस, तो यहाँ पे डेडलॉक जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्वाइंट सिटिंग जो है वो बुलाई जाएगी, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल है 108, ठीक है। तो ज्वाइंट सिटिंग होगी, देन उसके बाद जो है फाइनली बिल जो है पास होने के बाद अगर पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके पास यहाँ पे 3 पावर्स होती है कि वो तो या तो अपना ये जो होते हैं बिल जो होते हैं उसको पास कर सकते हैं या विदहोल्ड कर सकते हैं या पॉकेट वीटो में रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल बिल 2, ठीक है। तो ये कौन सा बिल था कि एनी फाइनेंशियल मैटर्स नॉट मेंशन्ड इन आर्टिकल 110, ठीक है। जो आर्टिकल 110 में मेंशन नहीं है वो वाली प्रोविजंस, लेकिन वो फाइनेंस से रिलेटेड है, प्लस आपका ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। तो अगर उन दोनों चीजों से मिलकर कोई बिल बना हो तो उसको फाइनेंशियल बिल 2 कहा जाएगा। आर्टिकल होता है आपका आर्टिकल 117 क्लॉज 2। अब यहां पे क्या होता है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जो है वो यहां पे उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन की जरूरत होती है, ठीक है। अब दोनों में फर्क होता है, उस फर्क को समझो। प्रेसिडेंट का रेकमेंड करना और प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन, ठीक है। एक है चीज आपकी रिकमेंडेशन, दूसरी है कंसिडरेशन। रिकमेंडेशन का मतलब ये होगा कि बिल अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। बिल अभी हाउस में नहीं आया, उससे पहले प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड करेंगे, ठीक है। ये होती है चीज रिकमेंडेशन। कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि बिल जो है वो आ चुका है, बिल आ चुका है, लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट जो है उस बिल को कंसीडर करते हैं, ठीक है। दोनों में फर्क होता है। इसको इस तरीके से समझो कि मान लो आपको एक दूसरे टीचर जो है वो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉस कौन है, बॉस मैं हूं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दूसरे टीचर जो है वो आपको पढ़ाते हैं, मान लो मेघा मैम पढ़ाते हैं या निशिंदर मैम पढ़ाते हैं या जसप्रीत सर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कोई भी और टीचर भी पढ़ाता है, तो क्योंकि इनके लेक्चर जो है वो जनरली यूट्यूब पे आ जाते हैं, तो इनसे आप जो है वो वाकिफ होंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई भी टीचर जो है वो यहाँ पे पढ़ाता है, तो अब रिकमेंडेशन का मतलब क्या होगा कि
अगर वो यहाँ पे ठीक है अपने नोट्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने नोट्स जो है क्लास में तभी लेके आ पाएंगे जब उनको प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन, यहाँ के बॉस, ठीक है, जब मैं उनको बोलूंगा कि हाँ आप ये पेपर जो है ये यहाँ पे ले जा सकते हो क्लास में और इस पेपर से आप पढ़ा सकते हो, इस नोट से आप पढ़ा सकते हो, वो चीज कहलाएगी रिकमेंडेशंस, ठीक है। कंसिडरेशन क्या कहलाएगी कि वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेपर लाके नोट्स लाके क्लास में रख दिए, ठीक है, फिर मैंने उनको बोला कि आप नोट्स जो है क्लास में ले आयो, ठीक है, आपके नोट्स सब सही है, आप इन नोट्स से पढ़ा सकते हो, ठीक है। क्लास में नोट्स आने से पहले जब मेरे से पूछा गया वो चीज कहलाएगी रिकमेंडेशन, कि मैंने रेकमेंड कर दिया कि ठीक है आप ये वाले नोट्स ले जाओ, इन नोट्स से पढ़ा दो। क्लास में नोट्स ऑलरेडी आ चुके थे, ठीक है, फिर मैंने जब आ गए फिर मैंने देखे कि अच्छा ये वाले नोट्स हैं आपके, ठीक है यहां से पढ़ा दो, वो चीज कहलाएगी कंसिडरेशन, ठीक है। तो जब बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले प्रेसिडेंट उसको बोले कि इसको इंट्रोड्यूस करो, वो चीज कहलाती है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन। जब बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है उसके बाद प्रेसिडेंट उसको कंसीडर करें कि हाँ ठीक है इसको कर लेना चाहिए, वो चीज कहलाएगी कंसिडरेशन, ठीक है। तो यहां पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती, कंसिडरेशन की जरूरत होती है, लेकिन आपकी लक्ष्मीकांत यहां पे भी रिकमेंडेशन की बात करती है, रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पे कंसिडरेशन है और दोनों में फर्क होता है, ये फर्क मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। प्रेजेंट की रिकमेंडेशन यहाँ पे कंसिडरेशन चाहिए होगी, ठीक है, प्रेजेंट कंसिडर करेंगे देन आगे बिल जो है वो जाएगा, देन फर्दर बिल जो है सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास हो जाएगा। सेम पावर्स है लोकसभा और राज्यसभा की, इक्विवेलेंट पावर्स है यहाँ पे, ठीक है, राज्यसभा चाहे तो अमेंडमेंट जो है इसमें कर सकता है, ठीक है, और अगर ये जो है लोकसभा उसको नहीं मानता, और दूसरी बात दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, ये किसमें इंट्रोड्यूस हो रहा था, लोकसभा में, ठीक है, क्यों, क्योंकि लोगों के पैसे में से पैसा जो है वो इंक्लूड हो रहा था, यहाँ पे यूज हो रहा था, इस वजह से लोगों के नुमाइंदे ही वो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पैसा आ रहा है इसमें, जो आर्टिकल 110 में नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो वो वाला पैसा वो आपका फाइनेंशियल बिल 2 के तहत जो है वो जाता है, ठीक है। तो यहां पे दोनों हाउसेस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, मान लो एक हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ, दूसरे हाउस को वो पसंद नहीं आया, ठीक है, तो वो ज्वाइंट सीटिंग हो जाएगी, डेडलॉक हो जाएगा, ज्वाइंट सीटिंग बैठेगी, सिंपल मेजॉरिटी से ज्वाइंट सीटिंग जो है उसको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। देन फर्दर प्रेसिडेंट जो है उनके पास जाएगा, तो उनके पास जो है तीनों पावर्स होती है, या तो अपना एसेट उसको दे सकते हैं, या विद होल्ड कर सकते हैं, या फिर जो है पॉकेट वीटो में उस बिल को अनलिमिटेड टाइम के लिए अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे सारे आपके बिल्स। अब इसके रिगार्डिंग थोड़े से आपके नोट्स हैं, वो नोट्स बना लो, देन इसके बाद जो है मैं आपको करवाऊंगा कि इन्हीं बिल्स को मैंने आपको बताना है कि स्टेट्स में ये बिल जो है वो किस तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो अपने नोट्स बनाने स्टार्ट करो, ये चार्ट बनाना पहले, ठीक है, पहले ही आपको चार्ट बनाना है, देन आपको नोट्स जो है इसके रिगार्डिंग वो बनाने, ठीक है। आपके जो नोट्स है उसमें ये चार्ट जो है वो भेजा हुआ है आपको मैंने, ठीक है। तो नोट्स बनाने स्टार्ट करो, देखो ऑर्डिनरी बिल आर्टिकल 107। नेक्स्ट है टॉपिक आपका कि अभी तक जो है मैंने आपको बिल जो है वो किसके केसेस में करवाए थे, पार्लियामेंट के केस में। नेक्स्ट है आपका टॉपिक कि यही बिल्स, ठीक है, यही सारे बिल्स जो है वो आपके स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें किस तरीके से पास होंगे, ठीक है। तो स्टेट के रिगार्डिंग मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्टेट में ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो स्टेट में नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये तो सीन से ही बाहर हो जाते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो होते हैं। नेक्स्ट जो बिल इसमें आपके पास बचते हैं वो बचते हैं ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और दो आपके फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है। फाइनेंशियल बिल्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट फाइनेंशियल बिल 2 जो होते हैं वो ऑर्डिनरी बिल की तरह ही चलते हैं, और जो मनी बिल होता है वो फाइनेंशियल बिल 1 की तरह ही चलता है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी जो आपका मनी बिल होगा और जो आपका फाइनेंशियल बिल होगा ये इंट्रोड्यूस हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तो ये जो है ये वाला बिल जो है ये यहां पे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन फाइनेंशियल बिल 2 जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी वहीं पे इंट्रोड्यूस होगा। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये बिल जो है ये इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है, दोनों ही। तो एक तो पॉइंट यहां पे ये होता है। अब देखते हैं ऑर्डिनरी बिल का केस क्या होता है। ऑर्डिनरी ये किसका हो गया, आपका मनी बिल और फाइनेंशियल बिल का, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल का केस देखते हैं। ऑर्डिनरी बिल जो होगा वो जो होगा अगर तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, तब तो वो जो होगा आफ्टर अप्रूवल वो ट्रांसमिट कहां पे किया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है।
जहां पे आपके एमएलएज होते हैं, यहाँ पे कौन होते हैं? एमएलसीज, ठीक है, जो कि नाम के ही होते हैं, ठीक है। मेन पावर किनके पास होती है? एमएलएज के पास। बिल कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था? ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं हम। बिल कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। वो कहां पे जाएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो यहां पे जाएगा, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कह दिया वही होगा, ठीक है। अगर इन्होंने बोल दिया कि बिल को हम रिजेक्ट करते हैं, वो बिल वहीं पे खत्म है, ठीक है। कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी उसके ऊपर, कोई आगे बात जो है वो नहीं की जाएगी। अगर बिल जो है कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस हुआ था। जैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में गया और उन्होंने बिल को ऑल टुगेदर ही रिजेक्ट कर दिया, बिल वहीं पे खत्म है, ठीक है। बिल के ऊपर आगे बात ही नहीं होगी। आगे कहीं भी वो बिल जो है गवर्नर के पास उसकी एसेंट के लिए या अदरवाइज कहीं पे वो बिल जो है वो नहीं जाएगा, बिल वहीं पे ही खत्म है, ठीक है। ये कौन सा केस था? जब ओरिजिनेट कहां पे हो रहा था? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब यही बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। देन फर्दर ये कहां जाएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ऑर्डिनरी बिल की बात चल रही है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये बिल जो है ये जाएगा। उसके बाद The procedure of money bill is same as that of parliament when, अच्छा, तो इसके रिगार्डिंग जो मनी बिल का प्रोसीजर है, जो आपका प्रोसीजर यहां पे रहेगा, पार्लियामेंट में रहा था वही प्रोसीजर यहां पे रहेगा, ठीक है। तो मनी बिल भी सीन से बाहर हो गया, ठीक है, कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पास होगा, काउंसिल में वो जाएगा ही नहीं, वहां पे इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता, ठीक है। गवर्नर जो है उनकी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास होगा। सारी पावर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होगी, काउंसिल के पास कोई पावर नहीं होगी, डेडलॉक होगा ही नहीं, और जो गवर्नर जो है उनको अपना एसेंट जो है वो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बिल भी सीन से बाहर है, ठीक है। अभी हमने ये डिस्कस करना है कि अगर बिल जो था यहां पे गया था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ था ऑर्डिनरी बिल, उसका क्या होना है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहां पे बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। अब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो उसके ऊपर क्या क्या कर सकती है, ठीक है। तो इसके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। यहां पे 4 ऑप्शंस होते हैं इसके पास। या तो ये बिल को पास कर दे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, या उस बिल को रिजेक्ट कर दे। तीसरा ऑप्शन, या उस बिल के लिए रिकमेंडेशन जो है वो दे दे, ठीक है। कि एक मिनट, रिकमेंडेशन ही, वो बिल के ऊपर कुछ भी ना बोले, साइलेंट रहे। कितने टाइम के लिए? 6 मंथ से वो साइलेंट है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने यहाँ पे बिल भेजा, ठीक है। तो इनके पास कौन कौन सी पावर थी? या तो उस बिल को पास कर दिया जाए, ठीक है, या उस बिल को रिजेक्ट कर दिया जाए, या उस बिल के 6 महीने से वो साइलेंट बैठे हैं, ठीक है। जब उस चीज को 6 महीने हो जाएंगे, ठीक है, फिर क्या होगा? अगर उन्होंने बिल को रिजेक्ट कर दिया या 6 महीने से उसके ऊपर चुप है, ठीक है, बिल पास कर दिया तो बिल आगे पास हो जाएगा, ठीक है। देन गवर्नर के पास चला जाएगा, वो अपना एसेंट जो है, जो उनके पास वो पावर्स है उसको यूज करेंगे, ठीक है। एसेंट देना होगा, रिकंसिडरेशन जो भी होगा वो देखेंगे बाद में, ठीक है। तो अगर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया या वो बिल जो है वो 6 महीने के लिए यहाँ पे पड़ा रहा, उसके बाद क्या होगा? द बिल 6 महीने के लिए बिल यहां पे पड़ा था। अब इन दोनों केसेस में अगर उन्होंने रिजेक्ट भी कर दिया, बिल वापस जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। जब उसको रिजेक्ट करेंगे तो उसका कुछ रीजन बताएंगे वो, ठीक है, कि इस वजह से हम जो है इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये बिल जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वापस जाएगा, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर दोबारा से वो बिल जो है वो पास करके भेज दिया, वापस से दोबारा से वो बिल जो है वो पास करके भेज दिया, तो जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी उसको 1 महीने के अंदर अंदर उस बिल को पास करना होगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं पास करते तो वो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, ठीक है। अब ये केस था, अगर वो बिल 6 महीने तक पड़ा रहता या उस बिल को रिजेक्ट कर दिया जाता, वापस जाता स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, दोबारा से वो उस बिल को पास करते और 1 महीने के अंदर अंदर काउंसिल को वो बिल जो है वो पास करना पड़ता, नहीं भी पास करते वो बिल पास हो जाता, ठीक है। चौथा ऑप्शन जो यहाँ पे बचा था, मैंने आपको बताया था यहाँ पे उनके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, पास, रिजेक्ट, बिल को 6 महीने के लिए एज इट इज ही पड़ा रहने दिया। चौथा ऑप्शन क्या है? कुछ रिकमेंडेशंस दी उन्होंने, ठीक है, काउंसिल ने कुछ रिकमेंडेशंस जो है वो प्रपोज की कि इस बिल में ये चेंजेस जो है वो आप कर दो, ठीक है। वो बिल जो है वापस कहां पे जाएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जाएगा, ठीक है। वो चाहे तो जो इन्होंने काउंसिल ने बोला है वो चेंजेस करें या फिर ना करें, असेंबली की मर्जी है, ठीक है। और वो पास करके, दोबारा से पास करके फिर से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके पास भेज दें, ठीक है। अब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को 1 महीने के अंदर अंदर जो कंडीशन यहां पे थी, सेम वही कंडीशन, 1 महीने के अंदर अंदर उनको वो बिल जो है वो पास करना होगा, ठीक है। तो ये जो है डजंट एक्ट फॉर 6 मंथ्स नहीं है, यहाँ पे 3 मंथ्स है, ठीक है। जो आपकी पार्लियामेंट है वहां पे 6 मंथ्स है, यहाँ पे 3 मंथ्स है, ठीक है।
ये चेंज है यहाँ पे, 3 मंथ्स है यहाँ पे। अगर 3 महीने के लिए वो एक्ट नहीं करते तो असेंबली के पास दोबारा जाएगा, वो चाहे उसके साथ चेंजेस के साथ करें या फिर ना करें, बिल वापस भेजा जाएगा असेंबली को, काउंसिल को 1 महीने के अंदर अंदर बिल जो है दोबारा से पास करना होगा। ठीक है, तो ये था आपका स्टेट्स के केस में कि किस तरीके से बिल जो है वो पास होते हैं। ठीक है, अब बिल जो है सारा जो है ये हमारा हो चुका है कि कितने तरीके के बिल्स होते हैं स्टेट और उसमें किस तरीके से वो पास होते हैं। ठीक है, मनी बिल और जो आपका फाइनेंशियल बिल है सेम केस रहता है जो आपका यहाँ पे था यूनियन में था, बस यहाँ पे ये चेंज रहता है ऑर्डिनरी बिल में कि यहाँ पे जो आपकी पार्लियामेंट है यहाँ पे 6 मंथ्स दिया हुआ है। ठीक है, जो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर है वो 3 मंथ्स दिया हुआ है कि सेकंड हाउस को 3 महीने तक अगर उसके ऊपर कोई भी फैसला जो है वो नहीं सुनाता तो वापस आ जाएगा हाउस में। ठीक है, और वो 1 महीने के अंदर अंदर पास इनको करना ही पड़ेगा सेकंड हाउस को। ठीक है, काउंसिल को, सॉरी काउंसिल को, सेकंड हाउस को नहीं, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ठीक है, और अगर वो बिल जो है यहीं पे इंट्रोड्यूस हो रहा था काउंसिल में तो भी मैंने उसको बता दिया कि किस तरीके से वो जो है अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल टुगेदर ही उसको मना कर देती है वो बिल वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके बिल्स। अब देखते हैं कि बिल जो है वो लैप्स कब करेंगे और जो है कब लैप्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि बिल जो है किस कंडीशंस में लैप्स कर जाएगा और किन कंडीशंस में वो बिल लैप्स नहीं करेगा। उससे पहले इसके जो है आप नोट्स बना लो। ठीक है, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं इसके नोट्स बना लो, बिल्स इन स्टेट लेजिस्लेचर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि बिल जो है वो लैप्स जो है वो किस तरीके से करता है, कब कब बिल जो है वो लैप्स कर जाएगा और कब कब बिल जो है वो लैप्स नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस में हम देखेंगे कि बिल जो है कब लैप्स करेगा और कब जो है बिल लैप्स करेगा और कब जो है बिल लैप्स नहीं करेगा। ठीक है, तो ये टेबल जो है ये आपको एज इट इज ही बना लेना है। ठीक है, एक साइड पे आपको लिखना है लोकसभा, एक साइड पे राज्यसभा और एक साइड पे आपको लिखना है लोकसभा। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका ये होता है कि आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि लोकसभा जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है और राज्यसभा जो होती है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, ये क्योंकि कॉन्टिन्यूअस हाउस है तो ये कभी भी डिसॉल्व जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो बिल जो है कब कब लैप्स नहीं करेगा। ठीक है, कब लैप्स नहीं करेगा, अगर बिल जो है किसी भी हाउस में आया है, ठीक है, दोनों में से किसी हाउस में आया था और दोनों हाउसेस ने क्या किया था, उसको पास कर दिया था, दोनों हाउसेस ने बिल को पास कर दिया था। अब वो क्या हुआ था, जब दोनों हाउसेस में पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है ना, तो प्रेसिडेंट के पास वो पेंडिंग था वो बिल एसेंट के लिए। ठीक है, लेकिन मीनवाइल क्या हुआ कि लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्व हो गई। अब लोकसभा ने उस बिल को पास कर दिया था, क्यों, क्योंकि उसके पास जो है जो उसके मंत्री जो थे जो वो बिल लेके आए थे, या मान लो राज्यसभा में भी वो बिल आया था। ठीक है, सरकार के पास जो था वो बहुमत था, सरकार के पास जो था कॉन्फिडेंस था, बिल जो था वो पास हो गया उस कॉन्फिडेंस की वजह से। ठीक है, सरकार के ऊपर लोगों को भरोसा था, इस वजह से सरकार जो है बनी हुई थी, तो उस भरोसे वाली सरकार ने कोई बिल जो है वो पास किया था, वो पास्ट बिल प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग पड़ा हुआ था। ठीक है, अब प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर एसेंट जो है वो नहीं दिया था, लेकिन लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो गई। ठीक है, तो उस केस में वो बिल जो होगा वो लैप्स नहीं करेगा, बिल वो है वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, वो बिल एज इट इज ही चलता रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट केस कि अगर किसी भी हाउस में बिल आया, दोनों हाउसेस में वो बिल ऑलरेडी पास हो चुका था लेकिन प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग पड़ा हुआ था, प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर अभी अपना एसेंट जो है वो नहीं दिया था, बिल वो लैप्स नहीं करेगा। सेकंड, अगेन दोनों हाउसेस ने बिल जो है वो पास कर दिया था। ठीक है, लोगों का भरोसा था उसके ऊपर, सरकार के ऊपर। ठीक है, बिल दोनों हाउसेस में पास हो गया था, डिसॉल्व नहीं हुई थी लोकसभा जब तक बिल जो है वो पास हुआ था, लेकिन वो बिल गया था प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने उस बिल को वापस भेज दिया था कि आप इस बिल को रिकंसिडर करो। ठीक है, तो तब भी वो बिल जो होगा वो लैप्स नहीं करेगा। ठीक है, लैप्स कब कब नहीं कर रहा है, जब जब बिल जो है इस हाउस में जिसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस हाउस में बिल जो है वो पास हो रहा है और लोगों के भरोसे के ऊपर वो बिल जो है वो पास हो रहा है। ठीक है, लोगों का भरोसा कब तक है, जब तक उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत ये जो है डिसॉल्व नहीं हुई है, या किसी और रीजन की वजह से ये डिसॉल्व नहीं हुई है, या इनके 5 साल पूरे नहीं हुए थे अब तक ये डिसॉल्व जो है वो नहीं हुई है, उससे पहले इन्होंने क्या किया, वोटिंग जो है वो कर दी। ठीक है, बिल जो है उसको पास करवा दिया, तो जब बिल पास करवा दिया तब उसको जो है क्या कहते हैं, वो बिल जो है वो लैप्स नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि लोकसभा का कॉन्फिडेंस जो था, लोगों का लोकसभा के ऊपर कॉन्फिडेंस जो था वो बना हुआ था। ठीक है, तो बिल जो है पास लैप्स नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, तीसरी कंडीशन, बिल जो था लोकसभा में या तो पास हो गया था या नहीं पास हुआ था। ठीक है, मतलब
क्या हुआ था कि किसी एक हाउस ने मना किया हुआ था कि हमें ये बिल जो है वो पसंद नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ था, प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग जो है वो बुलाई हुई थी, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई हुई थी। लेकिन मीनवाइल क्या हुआ, लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो गई, ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई। लेकिन अब इस केस में, ज्वाइंट सिटिंग वाले केस में भी वो बिल जो है वो लैप्स नहीं करेगा, ठीक है, कि एक हाउस ने बिल पास कर दिया था, दूसरे हाउस ने बिल पास नहीं किया था, वो दोनों में से कोई भी हाउस हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक हाउस ने बिल जो है वो पास कर दिया था, प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग जो है वो बुलाई हुई थी, ठीक है। तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई हुई थी, ज्वाइंट सिटिंग वाले केस में वो बिल जो है लैप्स नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, बिल कब लैप्स नहीं करेगा, बिल जो है एक हाउस ने उसके ऊपर कोई भी फैसला जो है वो नहीं सुनाया था, ठीक है, इसने ना तो वो बिल अभी इंट्रोड्यूस किया है, ना ही वो बिल जो है उसके ऊपर कोई भी फैसला सुनाया है, दूसरे हाउस में भी उसका फैसला जो है वो पेंडिंग है, ठीक है, दूसरे हाउस में भी उसका फैसला जो है वो पेंडिंग है। जो ये वाला है लोकसभा ने उसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं सुना है कि क्या हमें बिल जो है वो पसंद है या फिर नहीं पसंद है, उस केस में भी आपका बिल जो है वो लैप्स नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं लैप्स फिर करेगा कब, ठीक है, वो देखते हैं लैप्स कब करेगा। बिल जो था राज्यसभा में आया था, ठीक है, तो राज्यसभा में आया, राज्यसभा ने उस बिल को पास कर दिया, लेकिन लोकसभा में वो बिल जो था अभी पेंडिंग था, ठीक है, बिल जो है लोकसभा में पेंडिंग था, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो गई, लोकसभा में यहां पे पेंडिंग था बिल, लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई, ठीक है, तो ये बिल जो होगा वो लैप्स कर जाएगा, बिल खत्म हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा ने कोई बिल जो था वो पास किया था, ठीक है, लोकसभा ने एक बिल जो है वो पास करके भेज दिया, कहां पे, दूसरे हाउस में, राज्यसभा में, राज्यसभा में अभी वो पेंडिंग था, ठीक है, लेकिन जिस हाउस ने बिल को पास किया था वही हाउस ही डिसॉल्व हो गया, ठीक है, तो बिल भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, बिल यहां पे लैप्स कर जाएगा। दूसरा, बिल जो है यहां पे आया था, लोकसभा में आया था, लेकिन अभी उसके ऊपर वोटिंग होनी जो है वो पेंडिंग थी, ठीक है, और दूसरे हाउस में अभी तक वो बिल आया नहीं था, जब यहां से वोटिंग होगी तभी दूसरे हाउस में आएगा, तो यहां पे वोटिंग होनी थी, अभी इन्होंने पास या फेल उसको अभी कुछ नहीं किया था, लेकिन लोकसभा कोलैप्स कर गई, तो उसी के साथ बिल जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो इन कंडीशंस में ये बिल जो है आपको ये देख के चलना है कि कब, ध्यान रखने का तरीका क्या है कि जब वो बिल पास कर रहे हैं तब उनके पास लोगों का कॉन्फिडेंस था, ठीक है, तो इस वजह से वो बिल जो है वो लैप्स नहीं कर रहा था। दोनों हाउसेज ने पास कर दिया था, या तो प्रेसिडेंट ने अपने पास एसेंट के लिए अभी रखा हुआ था, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट ने सेंड बैक कर दिया था कि इसको बिल को रिकंसिडर करो, ठीक है, तो उन केसेस में बिल जो है दोनों हाउसेज ने पास कर दिया था, और ये जो था प्रेसिडेंट ने अपने एसेंट के लिए रखा था या कंसिडरेशन के लिए रखा था, तो इस केस में बिल जो है वो पास लैप्स नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, दोनों में से एक हाउस ने बिल जो है वो पास कर लिया था, दूसरे हाउस ने कुछ चेंजेस करने को बोला था, जिस वजह से ज्वाइंट सिटिंग जो है वो हो गई थी, ठीक है, तो जब ज्वाइंट सिटिंग हो गई, आप ऐसे मानो कि जहां पे भी प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हो गया, प्रेसिडेंट कौन करवाएगा, ज्वाइंट सिटिंग कौन करवाएगा, प्रेसिडेंट, ठीक है, सेंड बैक किसने किया रिकंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट ने, पेंडिंग किसके पास पड़ा है, प्रेसिडेंट के पास, जहां पे भी प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है वहां पे बिल जो है वो लैप्स नहीं कर रहा, ठीक है, यहां पे प्रेसिडेंट इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, ठीक है, एक हाउस ने बिल पास किया, दूसरे में पेंडिंग पड़ा है, वो हाउस ही डिसॉल्व हो गया, बिल भी खत्म, ठीक है, एक हाउस ने बिल पास किया, दूसरे में पेंडिंग पड़ा है, जिसमें पेंडिंग पड़ा था वही हाउस क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, बिल खत्म, ठीक है। एक हाउस ने कुछ भी नहीं किया, बिल पास भी नहीं किया, बिल लेके ही आए थे, बिल के ऊपर वोटिंग होनी थी, ठीक है, दूसरे हाउस में उसको अभी भेजना था, भेजने से पहले ही हाउस डिसॉल्व हो गया, बिल खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है आपका बिल कब लैप्स करता है और कब लैप्स नहीं करता, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सारा टॉपिक कि बिल जो है किस तरीके से लैप्स करता है और कब जो है लैप्स नहीं करता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो है डिस्कस किए कि कितने तरीके के बिल्स होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से बिल जो है, फिर सारे बिल्स को हमने एक साथ डिस्कस किया, ठीक है, कौन से बिल जो है किस तरीके से पास होते हैं, देन बिल जो है स्टेट लेजिस्लेचर में किस तरीके से पास होते हैं, और बिल जो है कब लैप्स करते हैं, कब लैप्स नहीं करते, ये सारा आज की क्लास में हमने कवर किया, ठीक है। तो यहीं तक थी आज की हमारी क्लास, ठीक है। इस क्लास के नोट्स है वो मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, ठीक है, और वो जो टेबल जो है वो आपके नोट्स में ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, तो वहां से देख के आप बना सकते हो। ये वाली चीज जो भी, ये वाला टेबल भी आपके नोट्स में बना हुआ है, ठीक है, तो ये टेबल को एज इट इज ही आपको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ये टेबल बना लेना, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, पास 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 पास, पेंडिंग फॉर प्रेसिडेंट, सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन, पास नॉट पास, प्रेसिडेंट हैज समन ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, पेंडिंग, और यहाँ पे कोई भी डिसीजन जो है, क्रॉस का मतलब है कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया, तो इन सारे केसेस में बिल लैप्स नहीं करेगा। कब लैप्स करेगा, एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे हाउस में पेंडिंग है, ठीक है, दूसरे हाउस ने पास कर दिया, पहले हाउस में पेंडिंग है, ठीक है, एक हाउस में पेंडिंग था, दूसरे में अभी उसके ऊपर कुछ भी हुआ ही नहीं था, ठीक है, तो उन केसेस में आपका बिल जो होगा वो लैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो यही थी आज की हमारी क्लास।
नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हमने डिस्कस करना है बजट और जो हमारे जो फंड्स हैं हमारे इंडिया में, कंटेंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट्स और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।